नॉर्मेलिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, यानी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute upon volume of solution in liter। ठीक है, अब ये एक नया टर्म आपके सामने है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग सॉल्यूट का ही बात कर रहे हैं इसलिए मैं लिखा मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी W2 बाई E2। 2 मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? सॉल्यूट के लिए यूज कर रहा हूँ, ये ध्यान रहे आपको। पूरे चैप्टर में मैं एक फॉर्मेट में ये पढ़ा रहा हूँ आपको। 2 मैं जब भी यूज करूंगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, और 1 जब भी यूज करूंगा वो सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज W2 बाई E2। तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया W2 बाई E2 इंटू V, किसका भी? ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, W2 बाई E2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ भी एक चीज मैं वही बात इनकॉर्पोरेट करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में दिया है तब तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा है 30 ml 50 ml तो क्या करते हैं हम लोग? उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तब जाकर के वो चेंज होता है लीटर में। तो इस फॉर्मूला में वॉल्यूम किस में है? लीटर में है। अगर क्वेश्चन में ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसी का एक और फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन E2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन ml। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन करते समय काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में आपको चेंज नहीं करना, डायरेक्ट इसमें रखिए, जो भी वैल्यू है 30 ml है 50 ml है, डायरेक्ट यहाँ रखिए, सॉल्व करिए, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी भी एक चीज डाउट होगा कि ये इक्विवेलेंट मास क्या है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मोलर मास के फॉर्म में ही, लेकिन यहाँ हम लोग वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है ना, वैलेंसी फैक्टर से हम लोग डिवाइड करते हैं, और एसिड, बेस और सॉल्ट तीनों तरह के कंपाउंड के लिए अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते हैं। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे एक ही है। ठीक है, और ये चीज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ा जाता है, हालांकि सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड उतना कॉन्सेप्ट नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शंस में उसकी हम लोग बात करते हैं, और फिर जो स्टोइकियोमेट्री है वहाँ पर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस की। तो वहाँ आपने 11th में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा और किया भी होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में जनरली हम लोग सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी की ही बात करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं होगी यहाँ पे, तो मैं उधर ना जा करके आपको डायरेक्ट नॉर्मेलिटी पर बताता हूँ आपको। तो इक्विवेलेंट मास आपको निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल ऑफ एसिड, अगर एसिड होगा तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है?
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन फर्निश्ड पर मोल ऑफ एसिड। जैसे HCl की बात करें तो HCl अगर आयनाइज होता है, ठीक है, तो एक H+ देगा और एक Cl- देगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4, तो अगर ये आयनाइज होता है तो 2H+ प्लस सल्फेट आयन होगा कंप्लीट आयनाइजेशन में, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों के लिए इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखा रहा हूं। तो HCl का इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया और क्लोरीन का 36.5, ये एटॉमिक मास हम लोग ऐड कर दिए, अपॉन बेसिसिटी क्या है HCl का 1 है, ठीक है, ये 35.5 होता है, तो ये हो गया आपका कितना 36.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 36.5। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 लें तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, मैं यहाँ नीचे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, सल्फर का 32, ऑक्सीजन इसमें 4 है तो 4 इंटू 16 कर लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 4 जा 64, टोटल कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया 98 बाई बेसिसिटी कितनी है 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 49 हो गया। ठीक है, इस तरह से एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। ठीक है, इसी तरह से बेस के लिए डिफाइन करेंगे तो वहां पर मोलर मास अपॉन एसिडिटी हो जाएगा, और सॉल्ट के लिए डिफाइन करेंगे तो मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, अभी मैं उन सब बातों पर भी बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिलेशनशिप पहले बना करके एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर मैं इस पर और बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं जो रिलेशनशिप की बात कर रहा था वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों का एक रिलेशनशिप मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी की फॉर्मूला है और एक मोलैरिटी की फॉर्मूला हमारे पास है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है W2/m2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ऊपर होता है 1000। ठीक है, ये आपका नॉर्मेलिटी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, यानी हम इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, एक दूसरे को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या आएगा नॉर्मेलिटी जिसको n लिखा हूं मैं अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या है W2 इंटू 1000 अपॉन E2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या है W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, M2 ऊपर चल जाएगा, E2 नीचे आ गया, तो नॉर्मेलिटी बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू M2/E2। E2 क्या है इक्विवेलेंट मास, M2 क्या है मोलर मास, यानी क्रिस क्रॉस आप कर लीजिए तो एक रिलेशनशिप क्या मिल गया नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ये फॉर्मूला हो गया जिससे आप मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास, क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में क्या यूज होता है इक्विवेलेंट मास, मोलैरिटी के फॉर्मूला में क्या यूज होता है मोलर मास। तो आप आसानी से ये रिलेशनशिप का यूज करके
अगर मोलैरिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं, नॉर्मेलिटी दिया है तो मोलैरिटी में बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, वहां पर ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 20 ml ऑफ N/20 HCl दे दिया, ये नॉर्मेलिटी हो गया, और आपसे पूछेगा व्हाट इज इट्स मोलैरिटी, ठीक है। या सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ N/20 H2SO4 सॉल्यूशन, तो N/20 लिख रहा है तो मोलैरिटी आपको पता करना है, नॉर्मेलिटी दिया है, मोलैरिटी पूछा जा रहा है। ऐसे ही पूछ सकता है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो अब मोलैरिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो एक ही रिलेशनशिप है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेशनशिप है जो आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के कन्वर्जेंस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल बात कर लें, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला जो अभी बताया उसको मैंने समरी किया यहाँ पे, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, यहाँ W1 W2 दोनों ग्राम में होंगे, M2 तो ग्राम पर मोल में होता ही है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यहाँ डायरेक्ट आप मिलीलीटर में यूज कर सकते हैं, और नॉर्मेलिटी में बस ये फॉर्मूला में डिफरेंस होगा कि यहाँ पर क्या रहेगा, इक्विवेलेंट मास रहेगा। ये रिलेशनशिप भी मैंने अभी समझा दिया आपको कि ये दोनों इक्वेशन से ही ये रिलेशन डिराइव किया गया है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास, जिससे आप आसानी से मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास के लिए मैंने 3 फॉर्मूला यहाँ लिखा है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, ये होता है फॉर एसिड्स, ठीक है। दूसरा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी फॉर बेस, जिसमें OH माइनस होगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेसिस की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, ये किसके लिए होगा, फॉर सॉल्ट्स, ठीक है। अभी मैंने एसिड का एग्जांपल आपके सामने लिया था, एसिड की बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसके 1 मोल के आयोनाइजेशन से कितने मोल H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे HCl में 1 मोल HCl से 1 मोल H+ आयन प्रोड्यूस होगा, H2SO4 के 1 मोल से 2 मोल H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया था आपको। तो मैं बेस का एग्जांपल और सॉल्ट का एग्जांपल यहाँ पर लेकर के और उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 बेस मैंने लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होता है तो Na प्लस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी इसका अगर 1 मोल है तो यहाँ कितने मोल OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, केवल 1 मोल, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अगर ये डिसोसिएट होता है, ठीक है, तो क्या होगा, Ca2 प्लस OH माइनस 2 OH माइनस, एंड हियर एसिडिटी इज इक्वल टू 2। तो इसी के अकॉर्डिंग आप दोनों का इक्विवेलेंट मास देख लीजिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। मोलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कई बार मैं बता चुका हूं अभी, 40 होता है, और एसिडिटी कितनी है, 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास 40 हो गया, ठीक है। वहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, मोलर मास, कैल्शियम 40 होता है और ये 17 × 34 यानी 74 हो जाएगा, ये 74, और एसिडिटी कितनी है 2, तो 74/2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये मैंने बेस के लिए कैलकुलेट करके दिखाया अभी आपको। बेस मतलब इनऑर्गेनिक बेस की हम लोग बात कर रहे हैं अगर, तो जिसमें OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होगी एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारे कहलाएंगे बेसिस। जो एल्कली बेसिस हैं बेसिकली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज डिफाइंड बाय ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अमोनिया बेसिक इसलिए है क्योंकि उसमें टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयन को
एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH4+ अमोनियम आयन, इसलिए अमोनिया बेसिक है। लेकिन जनरली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको इनऑर्गेनिक बेसिस की बात होगी जहां OH- आयन होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं सॉल्ट का एग्जांपल ले लूं। सॉल्ट्स एज फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। तो मोलर मास कितना होता है आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 16 3 जा 48, यानी 100 हो गया। तो 100 अपॉन कितने इसमें पॉजिटिव वैलेंसी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब आयनाइज होगा, रेदर वी कैन से इट डिसोसिएट्स बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, ठीक है। ये सॉल्ट है तो डिसोसिएशन कहा जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो Ca2+ प्लस CO3 2-, यानी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितना है 2 यूनिट है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास आएगा 50, ठीक है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट का निकाला जाए, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा, अब कार्बोनेट वाले पार्ट का 60 है, सोडियम का 23 2 जा 46, तो 106 हो गया। तो 106 अपॉन सोडियम कार्बोनेट, देखिए अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कैसे डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस CO3 2-। तो एक सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन टोटल 2 सोडियम है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2 यूनिट्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 53, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, अलग अलग कंपाउंड्स का हम लोग इक्विवेलेंट मास इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं बता दूं, बुक्स में इक्विवेलेंट वेट भी लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ मास यूज कर रहा हूँ, उसमें वेट लिखा हो सकता है। तो वेट लिखेगा तो यहाँ पर भी देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट लिखा होगा, क्योंकि आप जान रहे हो सिंपल सा फिजिक्स है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, यहाँ भी G से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी G से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर लिखा है तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिखेगा, उससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे G के वैल्यू से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट कहेंगे या मास कहेंगे वैल्यू वही आएगी। बस आप यहाँ इक्विवेलेंट मास लिखेंगे तो यहाँ मोलर मास होगा, यहाँ इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग कंपाउंड में उसका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं उसको भी कुछ एग्जांपल से आपको दिखा दूं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है। मैं 2 कंपाउंड एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, FeO और Fe2O3। तो Fe का हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालने वाले हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe, ठीक है। पहला है इन FeO और दूसरा है इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe इन Fe2O3। ध्यान ये देना है कि यहाँ देखिए Fe का वैलेंसी क्या है +2 है, तभी ना ये +2 और -2 हो गए, कैंसिल हो गए, इसी वजह से FeO फॉर्मूला है। यहाँ क्या है वैलेंसी, तो Fe की वैलेंसी यहाँ 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, जिसकी वजह से फॉर्मूला आ गया है Fe2O3। तो यहाँ Fe का वैलेंसी क्या है 3 है, और मोलर मास कितना होता है Fe का 56 होता है, ठीक है। तो आप देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe इन FeO क्या हो जाएगा 56/2, यानी क्या हो गया 28, और यहाँ क्या हो जाएगा 56/3 हो जाएगा, क्योंकि Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी क्या है 3 है। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24.66, ये आपका इक्विवेलेंट
मास में डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इक्विवेलेंट मास किसी एलिमेंट का सभी कंपाउंड में सेम रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस दिख रहा है आपको कि मोलर मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम कहें कि इसमें मोलर मास क्या है Fe का 56, यहाँ कितना है 56, लेकिन इक्विवेलेंट मास अलग अलग हो गया, ठीक है। दूसरा एक और चीज है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अगर है, जैसे KMnO4, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में जो रिएक्शंस दिए जाते हैं वहां पर जनरली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जैसे KMnO4 K2Cr2O7 के क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं, रिएक्शन बना के दिया जाता है, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इक्विवेलेंट मास कितना होगा, ठीक है। वहां पर सेम वही फॉर्मूला होगा, मोलर मास निकाल लीजिएगा और उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि KMnO4 है और वो चेंज हो गया MnO2 में, तो KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 होता है मैग्नीज का, और यहाँ क्या होता है +4 होता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 यूनिट हो गया। तो हम पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मोलर मास को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो जहाँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मिलते हैं वहां पर हम लोग इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या रिडॉक्स रिएक्शंस वाले चैप्टर में जब हम लोग बात करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस वहां पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बेसिकली ये तीनों फॉर्मूला को हमने जान लिया। इन दो फॉर्मूला से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशनशिप को भी हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब मैं नॉर्मेलिटी पर कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट मास ऑफ NaOH is required to prepare 20 ml of N/10 solution of NaOH, ठीक है। NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, वहां में छूट गया, एक्वस लिखना था, ठीक है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का N/10 सॉल्यूशन बनाना है और कितना बनाना है 20 ml बनाना है, तो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, देखिए तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है हमारा नॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यही है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा रहा है W पूछ रहा है सीधे सीधे। अब आप देख लीजिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नॉर्मेलिटी क्या है, N/10 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/10 इज इक्वल टू W2 पता करना है इंटू 1000 अपॉन E2 इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मास लिखना है आपको, इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम कितना है 20 है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH क्या है, बेस है, और इसकी एसिडिटी क्या है 1, केवल एक OH इससे प्रोड्यूस हो सकता है, तो मोलर मास 40 होता है, 40/1 कितना होगा 40 होगा, अभी मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। 1/10 इज इक्वल टू क्या हो गया, W2 इंटू 1000/40 इंटू 20, सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ गया 40 इंटू 20/10 इंटू 1000, यही आपका W2 का वैल्यू हो गया। चलिए ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8/100 इज इक्वल टू W2, या कह सकते हैं W2 इज इक्वल टू 0.08 ग्राम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुरंत हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। पूछा गया था कि अगर 20 ml ऑफ N/10 सॉल्यूशन बनाना हो तो कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड के फॉर्म में होता है लैब में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री लैब में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी हम लोग को सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग को N/20 बनाने को दे दिया जाए तो पता चले कि हम बना ही नहीं पा रहे हैं, कैसे क्या करेंगे, तुरंत इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए, पता चल जाएगा कितना ग्राम आपको सबस्टेंस का ऐड करना पड़ेगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 मिलीलीटर ऑफ N/20 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये ऑक्सैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है। क्यों इंपॉर्टेंट एसिड है मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला देखिए ये है COOH COOH, या इसी को आप लिखते हैं COH होल ट्वाइस। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल के फॉर्म में, उसमें इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, इसीलिए इसका एक्चुअल फॉर्मूला COH होल ट्वाइस इंटू 2H2O होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास पहले मैं निकाल दूं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाई एसिडिटी, एसिड है सॉरी, बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस होगा। ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड में RCOOH ग्रुप होता है, और ये जब आयनाइज होता है तो RCOO माइनस प्लस H प्लस, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और H प्लस आयन। तो जितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे उतना ही उसका बेसिसिटी होगा। तो इसमें 2 ग्रुप है तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी। दूसरा इसका मोलर मास, तो मैं कहा कि ये इंटू 2H2O ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसका मोलर मास कैलकुलेट करिए। कार्बन कितने हैं 2, 2L2 जा 24 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 है और ये होल ट्वाइस है, 2 2 जा 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन मीन्स 64 हो गया, 16 4 जा 64, हाइड्रोजन 2 यानी 2 हो गया, प्लस 2H2O, H2O का 18 होता है मोलर मास, तो 18 2 जा 36। ठीक है, ये देखिए कितना आएगा 60 20 80 90 90 प्लस 36 यानी 126 आ रहा है। तो आप यहाँ रख दीजिए 126/2 इज इक्वल टू 63। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, 63 इसका आंसर है। ठीक है, गलती कभी मत करिएगा, अक्सर बच्चे 90/2 कर देते हैं, वाटर को ऐड करना भूल जाते हैं, 90/2 हो जाएगा 45, तो ऑप्शन में जरूर दिया रहता है 45। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या है 63 है। अब हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन, चलिए। व्हाट मास पूछा है, W2 आपको निकालना है, तो नॉर्मेलिटी कितनी है 1/20 इंटू सॉरी इज इक्वल टू W2 क्या होगा W2 निकालना है इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट मास कितना है 63 इंटू वॉल्यूम कितना है 50। आप सॉल्व कर लीजिए, 63 इंटू 50 बाई 20 इंटू 1000, दिस इज योर वैल्यू ऑफ W2। ठीक है, सॉल्व हो ही जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। 63 इंटू 5 कर लीजिए, 6 5 जा 30, 3 5 15, 315 बाई 2 इंटू 1000, कितना हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 0.1575 ग्राम W2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, अब जो है नॉर्मेलिटी के लिए एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन, और उसी के फॉर्म में हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी नॉर्मेलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला और मैं नॉर्मेलिटी के रिलेशन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन उस पर भी कर लेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई E2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अभी एक रिलेशनशिप हमने देखा, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ठीक है, अब एक और रिलेशनशिप में बता दूं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन, और इसी के फॉर्म में M1V1 इज इक्वल टू M2V2,
ये भी रिलेशनशिप बता सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों रिलेशनशिप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होते हैं। मैं बस रिकैप कर रहा हूँ, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जनरली इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और एक और रिलेशनशिप है N1V1 प्लस N2V2 प्लस अगर और कोई है, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू V। V क्या है? टोटल, और N क्या है? न्यू, मतलब न्यू नॉर्मेलिटी इंटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का रिलेशनशिप है। ठीक, ये भी है और ये भी है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाले चैप्टर में या स्टोइकोमेट्रिक से रिलेटेड कैलकुलेशन जो क्लास 11th में बताए जाते हैं उनमें इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैं इसलिए आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम ही हमारा केवल टारगेट नहीं है। हम लोग को इसके बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं तो जरूर हमको इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि केवल 12th का सिलेबस तो पूछा नहीं जाता, 11th की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, जैसे इस पर मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसका 20 ml यूज किया गया और इसकी नॉर्मेलिटी है n/10। दूसरा सॉल्यूशन है n/20 का और इसका यूज किया गया 40 ml, और तीसरा सॉल्यूशन है n/50 और इसका 300 ml यूज किया गया। इन तीनों को मिला दिया गया। ये तीनों सॉल्यूशन HCl के थे, ये भी HCl सॉल्यूशन है, ये भी HCl सॉल्यूशन है और ये भी HCl सॉल्यूशन है। तो जो न्यू सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा n/10 HCl, 20 ml of n/10 HCl, 40 ml of n/20 HCl and 300 ml of n/50 HCl are mixed together to form a new solution. What is the normality of new solution? तो न्यू सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी देखिए इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। कैसे? N1V1 यानी N1V1 करिए तो क्या हो गया 1/10 इंटू 20 प्लस, ठीक है, n लिख दीजिए, n के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया n/20 इंटू 40 प्लस n/50 इंटू 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, न्यू n इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 300 360। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 2n प्लस 2n प्लस 6n कितना हो गया 6 to 8 to 10n इज इक्वल टू हो गया n इंटू 360। ये इधर आ जाएगा 10/360 n इज इक्वल टू n न्यू लिख दे रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, यानी न्यू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया n/36। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है। जनरली सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं है। सॉल्यूशन में बस सिंपल सा मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलना। ठीक है, व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर n/20 NaOH, m/20 NaOH, ऐसे क्वेश्चन हम लोग को जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। खास करके मैंने आज की क्लास में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तीनों को एक साथ लेके आपको कंपेयर करके भी बताया है कि फॉर्मूला कैसे बनाए जाते हैं और एक ही फॉर्मूला से कई तरह के फॉर्मूला कैसे डिराइव किए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हर फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है, पर ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला के रिलेशनशिप को समझना चाहिए। ठीक है ना, तो अब मैं आज के टॉपिक पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, आप खुद से उसको ट्राई करिएगा और मुझे यकीन है कि आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ n/20 HNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का 100 ml सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n/20 है, तो उसमें कितने मोल्स हैं? बहुत आसान है, पहले आप क्या निकाल लेंगे, कितना उसका मास प्रेजेंट है, और मास प्रेजेंट होगा आप निकाल लेंगे तो उसके मोल्स भी निकल जाएंगे। चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 50 ml ऑफ n/10 H2SO4। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कैसे चेंज करते हैं, उसी रिलेशनशिप का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा।
and how much volume of 2NaCl and 6NaCl should be mixed together in order to get 1 liter of 4NaCl। ये लास्ट वाला रिलेशनशिप से मैंने बताया N1V1 plus N2V2 is equal to N न्यू इंटू V टोटल। इस फॉर्मूला से इसको यूज कर लेंगे। V टोटल कितना है, 1 लीटर है और इसके वॉल्यूम नहीं दिए गए हैं तो आपको ये सपोज कर लेना है, ठीक है। कितना वॉल्यूम होगा इसका कोई सपोज कर लेंगे वैल्यू इसका एक पार्टिकुलर वॉल्यूम सपोज कर लेंगे, इसका वॉल्यूम सपोज कर लेंगे, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। तो उससे आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबके आंसर भी मैंने लिख दिए हैं कि आप जो है इसका पहले का आंसर 0.05 मोल्स, दूसरे का 0.05 मोलैरिटी यानी मोलर एम है, और लास्ट का आंसर 500 ml दोनों के लिए, दोनों का आंसर 500 ml है, ठीक है। तो आप खुद से इसको करिएगा, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा कि क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर अब आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना।